नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारतीय दौरे के दौरान 2005 में साइन किए गए रक्षा सामरिक ढांचे के नवीनीकरण पर बात करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क के प्रेसिडेंट डी रघुनंदन हैं, जो साथ ही रक्षा एवं सामरिक मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। रघु, आपका स्वागत है। ये जो भारत अमेरिका के बीच रक्षा सामरिक ढांचे का नवीनीकरण किया गया, जिसे 2005 में साइन किया गया था, इसके मुख्य पहलू क्या हैं और इसके नवीनीकरण की क्या ज़रूरत पड़ी? पहले मैं बताता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ज़रूरत तो ये है कि ये पहले 10 साल पहले ये इस पे हस्ताक्षर किए थे हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने और उनके राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने। उससे पहले रक्षा मंत्रियों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। तो वो समझौता जो है 10 साल के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। इस अगस्त में ख़त्म होना है, तो जाहिर है उसको कहीं ना कहीं तो नवीनीकरण करना ही पड़ेगा, उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। पर जहाँ तक इसके अंदर क्या है, इसके बारे में अभी खुल के सफाई नहीं है हमारे सामने। इस पे जो ढांचा एक्चुअली है, जो डॉक्यूमेंट है जो पहले तैयार किया गया है, उस पे कुछ तो अलग डाल के कुछ संशोधन करके किया है दोनों पक्षों ने, और ये समझा जाता है कि अभी उस पर स्पष्टता नहीं है। कुछ चीज़ों पे अभी भी डिस्कशन चल रहा है दोनों पार्टी के बीच में। तो वो डॉक्यूमेंट क्या है, वो क्या कहता है, अभी तक हमारे सामने नहीं आया। डिफेंस के मामले में, रक्षा के मामले में जो 2005 में समझौता साइन किया गया था, उसके मुख्य क्या बिंदु हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि ये जो नया एग्रीमेंट साइन हुआ है इसमें क्या हो सकता है या क्या फेरबदल हो सकते हैं? एक तो हमें संकेत ये मिला है कि जो एक सामरिक विजन डॉक्यूमेंट जो इस ओबामा के विज़िट के दौरान जो साइन करके हमारे सामने है, वो कुछ स्पष्टीकरण और दर्शाता है कि इन दोनों देशों के बीच में सामरिक समझौता का क्या मतलब हो सकता है। और उन्होंने ये दिखाया है मेरे ख्याल से कि इसका पैसिफिक ओशन के अंदर आपस में समझौता होना, वहाँ पे दोनों मिलके काम करेंगे सामरिक रूप से और रक्षा के रूप से वहाँ काम करेंगे। और अगर ये इनकी एक नीति है तो इसका मतलब केवल एक हो सकता है कि इस पे चीन के प्रति इन दोनों देशों का और नज़दीक होना और चीन के ख़िलाफ़ एक पोजीशन लेना तो इससे ज़ाहिर होता है। इसके अलावा जो रक्षा सामरिक ढांचा हम दो देश के बीच में, अमेरिका और भारत के बीच में जो बनाया है, इस में जो 10 साल पहले बात की गई थी कि इससे अमेरिका से भारत को रक्षा के हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी और उपलब्ध किया जाएगा अमेरिका के द्वारा, उसके बारे में इस राष्ट्रपति ओबामा के विज़िट के दौरान कुछ जो बातें हुई हैं, उससे ये लगा कि पिछले 10 साल से भारत ने अमेरिका से कई महत्वपूर्ण मिलिट्री के, रक्षा के मशीन यंत्र ख़रीदे हैं। हमने हवाई जहाज़ ख़रीदे हैं, कई सारी चीज़ें हमने ख़रीदी हैं, पर इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया। हमने केवल ख़रीदा है, एक बायर सेलर रिलेशनशिप जो कहते हैं वो हमने स्थापित किया है। अमेरिका में पहले ज़ीरो थे, जहां इंडिया को यंत्र बेचने की बात थी, अब वो नंबर 1 के पोजीशन पे हैं। वो रूस से भी आगे निकल गए, इजराइल से भी आगे निकल गए, अब नंबर 1 पोजीशन पे हैं। पर अब बात यह है कि क्या अमेरिका से रक्षा के यंत्र की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज़, क्या वो मिलेंगी क्या? इसके लिए एक जॉइंट टास्क फोर्स भी है दोनों देशों के बीच में, जो पिछले 5 साल से काम कर रहा है। पर वो कोई ख़ास 17 आइटम भी दोनों देशों ने आइडेंटिफाई किए थे जिसके बारे में आगे बातचीत होगी, उसका अभी तक कुछ नहीं निकला है। और इस विज़िट के दौरान 4 कुछ ऐसे आइटम आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी आएंगी। उसके बारे में मेरा तो ये मानना है कि इनमें कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी बहुत है, ऐसा नहीं है। ये भी 4 आइटम उन्होंने ऐसे चुने हैं जिसको उन्होंने खुद माना है कि इसको उन्होंने कहा है पाथ फाइंडर अग्रीमेंट्स, डील्स। पाथ फाइंडर का मतलब दोनों देश ये मान के चल रहे हैं कि जहाँ तक
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात है, उसके बारे में अभी दोनों देशों के बीच में कोई ख़ास समझदारी नहीं बनी है। कैसे होना चाहिए, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी अमेरिका से आएगा, उसका भारत कैसे इस्तेमाल करेगा, क्या चीज़ें बनाएगा, इसमें बहुत सारे सवाल हैं जिसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं। तो स्पष्टता लाने के लिए दोनों देशों ने ये तय किया कि कुछ सरल से ऐसे 4-5 टेक्नोलॉजी चुनेंगे जिससे सीख के फिर आगे कैसे बढ़ें उसके बारे में कुछ जानकारी मिले। ये जो आप 4 चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो 4 चीज़ें हैं क्या जो इस एग्रीमेंट में हमें भारत को मिलेंगी? एक तो जो मुझे लगता है कि इनमें सबसे बड़ी अग्रीमेंट एटलीस्ट पैसे के मामले में वो है एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये जो हवाई जहाज़ अपने आप जो चलती हैं बिना पायलट के, उसका एक मिनी यूएवी कहते हैं, जो छोटा सा जहाज़ है जो एक सोल्जर, एक जवान फील्ड में अपने हाथ से उड़ा सकता है और फिर अपने रिमोट कंट्रोल से वो जाके बॉर्डर एरिया में या कहीं पे अपने कैमरा से तस्वीरें खींच के आपको इंटेलिजेंस दे सकता है। अब टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई ख़ास बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी है कि किसी को पता नहीं है। भारत के DRDO ने खुद 3 इस टाइप के मिनी UAVs बनाए हैं। अगर भारत चाहता है तो उस पर ज़ोर लगा के हम अपनी UAV इसमें डेवलप कर सकते थे, पर अगर बड़े पैमाने पे इस रेवन UAV टेक्नोलॉजी को हमने अमेरिका से लिया और इस अमेरिकी रेवन टेक्नोलॉजी अब तकरीबन 40 देशों को अमेरिका ऑलरेडी दे चुका है। 20,000 जहाज़ इसके ऑलरेडी बिक चुके हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास भी यही रेवन UAVs हैं। अब इंडिया को ये अगर मिलता है तो हम शायद कुछ चंद हज़ार रेवन UAVs कहीं पे बेच लेंगे, पर इससे हमें कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, नई तकनीक मिलके आगे जाके डिज़ाइन की कैपेबिलिटी हमारे हाथ में आ जाए, वो ऐसा नहीं है। बाकी जो 3 टेक्नोलॉजी हैं, एक तो भारत एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, तो उसके लिए आप जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर में हवाई जहाज़ उसके डेक से टेक ऑफ करते हैं, तो टेक ऑफ करने के लिए और लैंडिंग जब करते हैं डेक पे, तो उसको पकड़ने के लिए जो यंत्र होता है उसकी टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफ़र करेंगे इंडिया को। तो ट्रांसफ़र अगर कर भी दें तो हमने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने हैं, 2 के लिए हमें मिल जाएगा। तो इस पे भी कोई ख़ास उपलब्धि नहीं है कि हम आगे जाके 100 बनाएंगे या 200 बनाएंगे, हमने तो 2 ही बनाने हैं। तो 2 के टेक्नोलॉजी मिल जाएंगे और वो ये बात वहाँ पे ख़त्म। इसके अलावा एक बहुत वेग सा एक अग्रीमेंट है कि भारत और अमेरिका इस बात पे बात करेंगे कि हवाई जहाज़, लड़ाकू विमान के लिए जो इंजन बनता है उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, इसके बारे में बात करेंगे। अब जो लड़ाकू विमान और ख़ास करके उसके इंजन के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर जानते हैं, वो उनको पता है कि हवाई जहाज़ में और लड़ाकू विमान में ख़ास करके सबसे मुश्किल काम टेक्नोलॉजी में उसका इंजन होता है। ये इंजन बनाने की काबिलियत बहुत कम देशों में है। कई देश जो अच्छे जहाज़ भी बनाते हैं उसका इंजन नहीं बनाते, कहीं ना कहीं से ख़रीदना पड़ता है उनको। तो ये एक आराम से 2 लाइन में लिखना कि हम इस पे बात करेंगे कि कैसे इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, ये मेरे ख़्याल से सिर्फ ये उल्लू बनाने वाली बात है, इस पे कुछ नहीं निकलेगा। अगर कुछ निकलेगा भी तो भारत की जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो अभी बन रहा है उसमें वैसे भी अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगने वाला है। हो सकता है एक मैन्युफैक्चरिंग और लाइसेंस प्रोडक्शन का एग्रीमेंट यहाँ पे बने, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है वहाँ पे क्या होगा। और आखिरी जो आइटम है वो है जवानों को केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर के प्रोटेक्शन के लिए जो सूट बनता है, वो सूट की टेक्नोलॉजी को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो सूट बन जाए। और ये भी मुझे लगता नहीं है कि ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी हो जो भारत को मिले। जब से नई सरकार आई है, विदेशी निवेश का एक होड़ सा देखने को मिला है। रक्षा के मामले में भी 100% बढ़ावा विदेशी निवेश को, FDI को प्रधानमंत्री ने मंजूरी दे दी है। तो वो मेक इन इंडिया की बात तो कर रहे हैं, पर इंडिया जो इतना बड़ा देश है, तो अपने आप को इतना सक्षम बनाने की बात क्यों नहीं हो रही है कि हम ये
जो टेक्नोलॉजी हम ये खुद ही विकसित कर सकें? ये असली बात तो यही है। मेक इन इंडिया का जो स्लोगन है, अगर आप थोड़ा सा 30 से 40 साल पहले अगर जाओगे तब भी मेक इन इंडिया का ही यहाँ पे पॉलिसी था, एक्सेप्ट उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर बनाती थी। अब ये प्राइवेट सेक्टर से मेक इन इंडिया की बात करते हैं। उस टाइम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात थी कि जो बाहर से ख़रीदते हैं उसको हम ना ख़रीदें, हम खुद बनाएं। आपको शायद याद होगा उस टाइम पे पोस्टर हर जगह लगाया करते थे, दिल्ली में और अन्य शहरों में, बी इंडियन बाई इंडियन, ये स्लोगन होता था। आज आपके बाज़ार में जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सब विलायती कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां, यूरोपियन कंपनियां यहाँ पे लगा के उसको बना रहे हैं। पोटैटो चिप्स से लेके हर चीज़ तो हम अमेरिकी कंपनियों से बना रहे हैं। इसके हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है? पैसे तो वो कमा के ले जा रहे हैं, हमारे बाज़ार का फ़ायदा उठा के वो ले जा रहे हैं। और मेक इन इंडिया अगर आप रक्षा के फील्ड में भारत को यहाँ लगा के उसको मेक इन इंडिया का स्लोगन दें, उसका केवल ये मतलब है कि बोइंग कंपनी जो वहाँ से आपको लड़ाकू विमान बेच सकता था, अब वहाँ के अलावा यहाँ पे एक फैक्ट्री खोल ले और बना ले। इससे हो सकता है कुछ नौकरियाँ यहाँ पे आ जाएं, थोड़ा सा पैसा यहाँ पे खर्च हो, पर क्या इससे टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी? असली सवाल तो ये है। भारत ने अभी तक शुरू से फ्रेंच कंपनियां, ब्रिटानिया की कंपनियां और कई कंपनियों से लड़ाकू विमान, मिलिट्री इक्विपमेंट, यंत्र हमने ऐसे ही खरीदे हैं। खरीद के उसके प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस का लिया है ताकि उन चीज़ों को हम यहाँ पे बना पाएँ। बना तो लिया, पर अगर वो कंपनी कल को बंद हो जाए या वो अपनी टेक्नोलॉजी को वापस ले लें, क्या हमारे पास वो क्षमता है कि हम अगला उसको बना पाएँ? नहीं हुआ है। अभी हाल में जो सबसे सरल हवाई जहाज़ है ट्रेनिंग देने का, सिंगल इंजन सिंगल प्रोपेलर वाले जहाज़ हमारे पास नहीं थे फाइटर के लिए, तो भारत ने टेंडर निकाल के इटली से ख़रीदा उसको। जो सबसे सिंपल चीज़ है वो तो हमारे पास क्षमता नहीं है बनाने के लिए। तो ये बड़ी चीज़ों के बारे में बात करना, मेरे ख्याल से ये सबसे गलत मोदी सरकार का जो पॉलिसी है, नीति, मेक इन इंडिया डिफेंस के फील्ड में, रक्षा के फील्ड में 100% FDI को डिक्लेयर करके, इसका मतलब है कि आपने इस मसले की जो मूल बात है उसको समझा ही नहीं। असली चीज़ है इसकी क्षमता हासिल करना, ना कि उस यंत्र को भारत में बनाना। मेक इन इंडिया मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत स्लोगन है। मेक बाय इंडिया स्लोगन होना चाहिए, जो इस सरकार ने अभी तक समझा नहीं। ये आप जिस मेक बाय इंडिया की बात कर रहे हैं, इसे हासिल करने के लिए भारत सरकार को कैसे कदम उठाने चाहिए? मेरे ख्याल से इस पूरे रक्षा के मामले में जो उत्पादन की जो नीति है, डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी, इसके बारे में पूरा एक पूर्ण रूप से नया विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पे एक वाइट पेपर सरकार को निकालना चाहिए कि आज मौजूदा स्थिति में हमारा हाल क्या है, कहाँ खड़े हैं, और फिर हम 5, 10, 15, 20 साल के लिए फेज्ड गोल लेके एक मिशन मोड पे प्रोग्राम बनाना चाहिए। जैसे भारत ने 50 साल पहले न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में या स्पेस के फील्ड में जो हमने किया है, जहां इन दो क्षेत्र में हमारे पास पूरी आत्मनिर्भरता है, तो ये जो रक्षा के हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम अगर एक प्रोग्राम को लेके चलें कि अगले 10 साल में, 15 साल में हमें कैसे हासिल करना है इस पे आत्मनिर्भरता, मिशन मोड पे वो प्रोग्राम चले, उसको मॉनिटर करे, तब वो बात बन सकती है, ऐसे नहीं बनेगी। आज के लिए इतना ही रघु, और आगे ऐसे मुद्दों पर हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद।